Hey guys, hello everyone. Welcome back in my YouTube channel Noble Chemistry Classes. Today we will discuss a new topics Dalton's atomic. Before explain Dalton's atomic theory, I want to tell that elements compound और मिक्सचर्स के रूप में जब उसको क्लासिफाई करना शुरू किया गया तो सबके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अराइज हुए थे कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें किस तरह कंबाइन करते हैं और क्यों कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये अराइज हुआ था कि जो एक कंपाउंड है वो एक मिक्सचर से डिफरेंट कैसे होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ऑफ मैटर में जॉन डाल्टन ने 1808 में मैटर्स के बारे में बताया था, एलिमेंट्स के एटम्स, और उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय मास दिए थे। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें दिए थे तो इसके बाद में उन्होंने इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एक थ्योरी अराइज करी थी, दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या क्या थी, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। नाउ फर्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, इससे ज़्यादा हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म है एटम, और वो जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। और जो एटम है वो क्या है, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, यानी कि इसको और ज़्यादा हम नहीं सकते। नेक्स्ट था सेकंड पॉइंट इज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज, शेप एंड एटम्स। जो डाल्टन्स थे उन्होंने हमें बताया था कि जो एक एटम है वो अगर सिमिलर एटम, मतलब उसी का जो सिमिलर एटम है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके साथ सिमिलर होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, H, हाइड्रोजन का एटम H है, तो इसी का जो दूसरा एटम मतलब H के साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। यहाँ इसकी वैलेंसी की बात करें तो कितनी है, 1 है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। और अगर इसके मास की बात करें तो मास भी दोनों का क्या है, सेम है। तो डाल्टन ने कहा था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, size, shape and valencies. And next point is atoms of the different elements have different mass. Atoms of the, इसने क्या कहा, atoms of the same elements are identical. थर्ड पॉइंट में जॉन डाल्टन ने कहा atoms of the different element, atoms of the different elements have डिफरेंट मास, शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इसने कहा कि यहाँ हमने एक एटम ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा एटम हमने ले लिया क्लोरीन का। तो यहाँ इसने जॉन डाल्टन ने कहा कि जो एटम है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि मास, शेप और साइज, वैलेंसी सारी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। और इवन यहाँ तक जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। यहाँ अगर हम हाइड्रोजन द एटॉमिक नंबर इज 1 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, here the mass of atomic mass number of hydrogen is 1 and its isotope is 2 and 3, but the mass of chlorine is 1735.5, which is different. Then we can say that atoms of different elements have different properties and atoms of same elements have same properties. Now the next point is that atoms of the same or different elements combine together to form compound atoms. जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने बताया था कि जो एटम्स हैं चाहे वो सेम हो या फिर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स हो,
जब आप उनको कंबाइन करोगे तो वो क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ अगर दोनों सेम है तो ये क्या बना रहे हैं भाई, H और H मिलके क्या फॉर्म कर देंगे, H2 फॉर्म करेंगे, है ना। और यहाँ अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे देन इट फॉर्म HCl। तो इसने कहा कि जो एटम्स है वो चाहे सेम एलिमेंट्स के हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के हो, उन्हें जब आप कंबाइन करोगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक कंपाउंड एटम्स फॉर्म करेंगे। नाउ हियर इज दैट सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combine together to form a compound atoms. Now the next point of this theory is that when atoms combine with one another, when atoms combine with one another to form compound atoms, they do so in simple whole number ratio such as 1:1, 2:1, 2:3 and so on. अभी हमने पढ़ा था जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ा था, तो उसमें हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा था। उसके अंदर था क्या कि व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड्स देन द कंपाउंड इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स हैव द फिक्स रेशियो बाय देयर मास। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है कि अगर हम कोई एटम से है उसको कंबाइन करते हैं, कि हम कोई एटम से हैं और उसको कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, तो उस कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका मास हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि हम कार्बन और ऑक्सीजन O2 यानी कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं, नाउ वी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इन कार्बन डाइऑक्साइड द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन are also in the ratio of 3:8 because the mass of carbon is 12 and the mass of oxygen is 1 oxygen is 16 here, 2 oxygen, now the mass of 32. Now they will be cut by 4, 4 3s are 12 and 4 8s are 32. Now the ratio of carbon and oxygen in carbon dioxide is 3:8, which is always same in carbon dioxide, ratio of carbon and oxygen. And for another example, when hydrogen react with oxygen, now it form 2 mole of water. Now here is 2. Now the ratio of hydrogen in H2O, the ratio of hydrogen and oxygen is always 1:8. 1:8. Now it follows the law of constant composition. Now which is very simple ratio. When atoms combine with one another to form compounds, जब हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट एटम्स को एक साथ टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए, तो दे डू सो इन सम simple whole number ratio such as 1:1, 2:1, 2:3 and so on. Next is atoms of two elements may combine in different ratio to form more than one compounds. ये कह रहा है कि जो हम एटम्स हैं टू एलिमेंट्स के, उनको कंबाइन करके एक से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में था क्या कि हम दो एलिमेंट्स ले रहे थे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन लिया था, तो हमने वहां कार्बन और ऑक्सीजन से कह रहा है कि जब हम when two elements combine together, जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। अभी कार्बन C और O, कार्बन को जब हम मिक्स करते हैं तो एक तो हम क्या बना सकते हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दूसरा हमने क्या फॉर्म किया था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
So here CO and carbon monoxide and carbon dioxide which are different compounds. और another example लिया था हमने जैसे सल्फर और ऑक्सीजन. अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, now it form सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड which is different compounds. अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं then it form नाइट्रस ऑक्साइड NO, N2O है ना, N2O3, N2O4 and so on. So when two elements combine together to form more than one compounds. Now the next is an atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction. कह रहा है कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल से है जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है तो वो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एंड नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज दैट and atoms can neither be created and nor be destroyed. कि हम ना तो एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल the atoms of carbon is C. We cannot create carbon and we cannot destroy it in the simplest form. It is the simplest form of the carbon. Now atom is the smallest particle that take part in a chemical reactions and atoms can neither be created and nor be destroyed. These are the main points of Dalton's atomic theory. But after when he gave this theory there are some limitations which are follows. First of all, what is the limitations of Dalton's atomic theory? जो यहाँ हमने अभी Dalton's atomic theory पढ़ी, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी. वो लिमिटेशंस क्या है हम रीड करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल्स टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. हमने लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनिंग पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था. तो उस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने 5 लॉ पढ़े थे. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन and third is law of multiple proportions and fourth is law of reciprocal proportions and fifth is law of chemical combining by volume and या फिर Gay-Lussac's लॉ. ये हमने 5 लॉ पढ़े थे. First is law of conservation of mass, second is law of constant composition, law of multiple proportion, law of reciprocal proportions and fifth law is law of chemical combining by volume. ये सारे के सारे क्या है, law of chemical combination है. Now here in this law of chemical combination there are 4 law which are depend upon the mass of the elements, but here the fifth law depend on the volume of gas. Now Dalton is explain only first 4 laws, law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion and law of reciprocal
proportion, but it fails to explain the law of chemical combining by volume. Now next, it could not explain why atoms of different elements have different मास, शेप, साइज एंड वैलेंसी. इसमें से है वो फेल हो गए थे, एक्सप्लेन कर पाए थे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका मास, उनके एलिमेंट्स मतलब उनके मास है, उनका शेप है, साइज है, वैलेंसीज है, वो क्यों डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इन्होंने ये फर्स्ट अपनी थ्योरी में ये तो कह दिया था कि जो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, शेप एंड साइज and possesses different chemical properties, but it is possible how it cannot explain. For example, जैसे इसने कहा था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट. यहाँ पे हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है किससे, क्लोरीन से. यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 1 था, क्लोरीन का 17 था, इसका मास 1 था, और यहाँ इसका जो मास था दैट इज 35.5. तो ये कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. Now the next limitation is that what is the nature of force between atoms and molecules in all states of matters. कि जो एटम्स, हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी मैटर्स की. जो हमने मैटर है हमने उसमें 3 स्टेट्स पढ़ी थी. फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने क्या कहा था कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैसें हैं उन प्रेजेंट है. तो सॉलिड्स के अंदर हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं. लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि जिसकी वजह से ये तीनों क्या है, आपस में बहुत ही पास पास हैं. इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है और यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है. लेकिन जो डाल्टन थे वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स की या फिर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनको हम किस फोर्स से बाइंड करते हैं. Now the next question is that why do atoms of same or different elements combine to form molecules? हमने जो डाल्टन थे उन्होंने क्या कहा था, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स. कि जो एटम्स हैं वो सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, कंपाउंड एटम फॉर्म्स करते हैं. वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है. लेकिन जो डाल्टन थे वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हम एटम्स को कंबाइन क्यों करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन, नाउ देन इट फॉर्म इज H2 because hydrogen is exist only in the form of H2. तो यहाँ पे जो डाल्टन थे वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इन्होंने सिर्फ ये कह तो दिया था कि जो हाइड्रोजन है यानी कि एक एटम को दूसरे एटम्स के साथ, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स बनाते हैं. लेकिन क्यों बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, इस को एक्सप्लेन करने में वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे. Now these are the main points and limitations of Dalton's atomic theory. Atomic theory थी, उसके कुछ limitations के बाद कई रिसर्चेस आए थे, साइंटिस्ट आए थे, वो केमिस्ट्री के भी थे और फिजिक्स के भी थे. उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर रिसर्च करके ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ कुछ कमियाँ हैं, जिसके बारे में उन्होंने वापस से उसके बारे में जाना पड़ा, एक्सपेरिमेंट्स किया, और कुछ मेन पॉइंट्स उन्होंने वहाँ से जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज थी उसको ही मॉडिफाइड करके दिया था. द नेम ऑफ मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. नाउ द मेन पॉइंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आर दैट एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल. कि वहाँ जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट particle, individual particle. Matter is made up of indivisible particle, but here the scientist says that the atom is no longer considered to be individual because atom is not a smallest particle. It is a complex. Atom is made up of electron, proton and neutron. कि जो एक atom है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम बात करें लिथियम,
The atomic number of lithium is 3. Now here number of electron is 3 and number of proton is also here 3 and number of neutron that is equal to 4. Now the number of electron जो lithium है here which is made up of electron, proton and neutron. So lithium atom is not a smallest particle, it is complex which is made up of electron, proton and neutron. Now next, atoms of the same elements may have different atomic mass. According to modern atomic theory, it tells us about that the atoms of the same elements may have different atomic mass. जहाँ हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने पॉइंट पढ़ा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी he says that the atoms of same elements may have different properties. For example, हाइड्रोजन के जो एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है. तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन के 3 क्या है, आइसोटॉप्स हैं. Here isotopes of hydrogen is 1H1, 1H2 and here 1H3. Now the atomic number is same, but here the mass number of hydrogen is different in their 3 isotopes and 6C12 and 6C14. The isotopes of carbon, here the atomic number is same but the mass number is different, but atom is same. Now according to modern atomic theory, it proves that the atom of the same elements may have different mass. जो atoms same elements से हैं उनका जो mass है वो क्या हो सकता है, different हो सकता है. And next is atoms of different elements may have same atomic mass. कि जो different elements हैं, यहाँ हमने एक पढ़ा कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनका मास क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका मास भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है. फॉर एग्जांपल के लिए आर्गन एंड कैल्शियम, Argon and calcium are both are different elements and different atoms, but the mass number of argon and calcium is 40. Here 18 argon, 40 and here calcium 20, calcium is 40. Now the mass number of both same but the atomic number is different. From here it is proved that the atoms of different element may have सेम एटॉमिक मास एंड द नेम एलिमेंट से है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास, और डिफरेंट एलिमेंट्स क्या रख सकते हैं, उनका भी मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड. वो फिक्स तो हो सकता है एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्या हो, सिंपल हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी हमने कहा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस के अंदर कि जब हम कोई एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, एटम्स को कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो उन कंपाउंड्स के अंदर उस एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो कैसा होता है, फिक्स होता है और एक सिंपल रेशियो होता है. फिक्स तो होता है लेकिन सिंपल हो ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल केन सुगर. Now the chemical formula of cane sugar is C12H22O11. Here cane sugar is made up of 3 elements, carbon, hydrogen and oxygen. Now here is C12H22 and O11. Now here the ratio of carbon, hydrogen, oxygen, here is 12 carbon, hydrogen is 22 and oxygen is 11. Now it is fixed that the carbon, hydrogen and oxygen they are
12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen, but the ratio may be simple, it is not पॉसिबल। ये जरूरी भी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो कार्बन हम एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो कैसा होगा, सिंपल रेशियो, फिक्स होगा, लेकिन सिंपल हो ये जरूरी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। ये कहा गया कि जो एटम्स है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम मिलके जरूर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के, लेकिन वो एटम्स उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर्स का, जिसे हम और ज़्यादा उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर डिसोसिएट करके वहाँ उसको रिएक्ट नहीं करवा सकते, लेकिन जो एटम मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो एटम हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। एंड एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, कि ये जो इंडेस्ट्रक्टिबल है यानी कि हम इसको क्रिएट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फॉर एग्जांपल के लिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशंस, E is equal to mc square. Here c is the velocity of light, 3.0 into 10 की power 8 meter per second. Now here energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. So it can be changed into energy and mass can be changed into energy, but it can neither be created and nor be destroyed. Now these are the some points of Dalton's atomic theory, limitations of Dalton and atomic theory, and this is the modified Dalton's atomic theory. I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।